एवरीवन, वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पेशावर में बड़ा जलसा करना अली अमीन गंडापुर के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। डयाला जेल में तोशाखाना केस 2 की अहम समाअत। बानी पीटीआई के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने अहम बयान कलमबंद करवा दिए। कप्तान की रिहाई कैसे मुमकिन होगी, पार्टी में ग्रुप बंदी फिर उरूज पर। इन तमाम सियासी मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी। इसके अलावा वजीर आजम 3 मुल्की दौरे के आगाज पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब की तरफ से शहबाज शरीफ का जबरदस्त प्रोटोकॉल। वजीर आजम का फिजा में F-15 जंगी जहाजों से इस्तकबाल। पाकिस्तानी वजीर आजम को सऊदी अरब की तरफ से गैर मामूली प्रोटोकॉल देने की वजह क्या है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा सैलाब की तबाहकारियों के बाद आबी वसाइल कमेटी में इदारों की कारकर्दगी का पोल खुल गया। NDMA और महकमा मौसमियात की इतलात में फर्क क्यों आया? महकमा मौसमियात ने 29 को बता दिया था बड़े पैमाने पर सैलाब आएंगे, फिर इनको संजीदा क्यों नहीं लिया गया? अहम इजलास की कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। इसके अलावा 10 बरसों में मुल्क भर के 25 पासपोर्ट दफातर से 72,000 पासपोर्ट चोरी होने का बड़ा स्कैंडल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लैंड कर गया। पासपोर्ट किन के लिए चोरी किए गए, DG पासपोर्ट के खौफनाक इंकशाफ पर PAC के मेंबरान हैरान रह गए। इस अहम खबर की भी मुकम्मल तफसीलात हम जानेंगे रऊफ क्लासरा से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं PTI के हवाले से, और इस वक्त क्या सियासी अपडेट्स हैं इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब ज्वाइन करने के लिए। क्या लग रहा है आपको, खान साहब जो हैं वो खामोश होने को तैयार नहीं हैं, डील के हालात नजर नहीं आ रहे, कभी रीट्वीट की शिकायत करते हैं अपनी टीम से तो कभी कहते हैं कि कमेटियों से इस्तीफा दे दो। दिन ब दिन भरोसा भी कम होता जा रहा है। कहानी किस तरफ जा रही है आखिर? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि सियासतदान की सबसे बड़ी तमन्ना क्या होती है कि वो जो अवाम होती है उसकी जो अक्सरियत होती है या उनके ऊपर वो उसका तवज्जो हासिल कर ले, उनके दिलों में घर कर जाए। और दूसरा ये होता है कि मीडिया जो है वो उसको हमेशा उसको ही डिस्कस करता रहे या उसके ऊपर ही मुतवज्जो रहे। तो खान साहब इस वक्त इस लिहाज से खुशकिस्मत सियासतदान है कि जिस मीडिया को हासिल करने के लिए सियासतदानों को बहुत बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो खान साहब ने पापड़ तो भी बहुत बड़े बेले हुए हैं, लेकिन यह है कि रोजाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें कि खान साहब का जो इसी माद में, इसी जिम्न में एक और कमाल है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सियासी जमातें मौजूद है, तहरीक इंसाफ के अलावा भी, और मुस्लिम यून है। अभी भी कहना कि उनको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। यूएस पार्टी तो सिंध के अंदर उनका बड़ा एक नाम है, फिर JUI है, जमात इस्लामी है। लेकिन मजाल है कि मीडिया के अंदर कभी झूठे मुंह भी हमारे सामने को वो मौजू बने। हुकूमत भी से पुश चली जाती है, इतने बड़े वाकयात होते फिर हुकूमत आती है। तो खान साहब ही के तनाजुर में हम एस्टैब्लिशमेंट को डिस्कस करते हैं। तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। और ये जो कुछ वो कर रहे हैं और चुप नहीं हो रहे, अगर चुप बैठ जाए तो मीडिया चुप कर जाएगा, तो उनमें क्या फायदा है? तो कम अज कम इससे जो एहसाब जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि खान साहब के जो मद्दे मुकाबिल है उनके एहसाब जो है मुतासर नहीं होंगे। वो जरूर उन पर अफेक्ट पड़ा होगा। और एक लिहाज से और कुछ नहीं किया उन्होंने, तो ये जरूर किया हुआ है कि उन्होंने अपने मुखालफिन सारों को, चाहे वो किसी भी जगह पे मौजूद हैं, उनको उन्होंने परेशान कर रखा है। ये बताएं न्याजी साहब, जैसे मैंने 2 चीज़ें मेंशन की। अभी उन्होंने शिकायत की अपने एक्स पे, जब वो पोस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि इसको जो है वो रीट्वीट या वापस जो है मेरे लोग पोस्ट नहीं करते। फिर हमने देखा कमेटियों में जब उनको ये पता चला, उनको ये खबर मिली कि भाई वो तो अयाशियाँ कर रहे हैं, सारे पर्क्स और सब कुछ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, उनकी जो बाहर जो क़यादत है, तो उन्होंने फ़ौरन ये भी हुक्म दे दिया कि सब जो है वो रिज़ाइन कर दें, छोड़ दें और इस किस्म की चीज़ें। और वो ये सब पब्लिकली अपने ट्वीट में जो है वो मैंशन करते हैं। फिर गंडापुर को लेके वो चीज़ें मेंशन करते हैं, सब कुछ पब्लिकली मेंशन करते हैं। इसका मतलब कि वो उनको भी टारगेट पे रखना चाहते हैं, जरा भी जो है वो एक लूज स्पेस नहीं देना चाहते टीम को, उनको भी काफी टाइट रखना चाहते हैं। और दिन ब दिन ऐसा लगता है भरोसे का फुकदान नजर आ रहा है उनको अपनी टीम पर। देखिए जी, अब 2-3 चीजें हैं। ये थोड़ा चीज जो है, अगर मुख्तसर तरीन अल्फाज में जो नटशेल कहा जाए, तो
खान साहब ने ये जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जिनको उन्होंने खुद अपने ज़ौक़ शौक़ से चुना है, बैरिस्टर गोयल साहब है, या अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला बनाया है, या वकास अकरम साहब को तर्जमान बनाया है, या सैयद अली जफर साहब हैं, या लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, शिबली साहब हैं, या उमर अयूब साहब हैं, ये खान साहब ने सारे चुने हैं। तो इनके पेश नज़र एक ही था, जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये वो टीम थी जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है उनको उनके लिए क्या कहना चाहिए कि उनके लिए कंफर्टेबल थी। कंप्रोमाइज अगर नाम भी कहें जो सख्त क्लास हो जाता है, और खान साहब को ख्याल था कि जब ये मुज़ाकरात करेंगे तो ये मुझे कुछ ना कुछ सहूलतें देंगे, और ये फिर उसमें कई चीजें आती हैं जो साइटेशन हो सकती है, चलो उसको नहीं छोड़ते क्योंकि प्रोग्राम के अंदर गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने जब ये किया तो उसके बाद उनकी तो एस्टैब्लिशमेंट बढ़ गई थी कि अब वो जब मैंने पार्टी की क़यादत उनके हवाले कर दी है तो एस्टैब्लिशमेंट को तो मुझे अब जो है बहुत सारी चीजों में कंसेशन देनी चाहिए। वो इंतजार कर रहे थे इलेक्शन के अंदर मुझे सिंबल मिलेगा, मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। इन्होंने 15 दिन पहले पार्टी की क़यादत गौहर साहब के हवाले की और 5 दिन बाद उसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इसमें उस वक्त सेकपा हुए, उन्हें दोबारा इलेक्शन कराने की कोशिश की। इसी तरह बेशुमार मिसालें जिसमें खान साहब को इतनी सारा कुछ पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के उनके जो अंदरूनी खाना उनका जो थोड़ा सा खान साहब किसी कुछ चीज देते हैं तो इसी को समझते हैं कि यह मैंने इतना कुछ दे दिया है, अपने तौर पर ये समझते हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनको तो वहां से कुछ ही मिलता तो एक और काम किया, और वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने पता नहीं उसका लॉन्ग रन पे नफा होगा नुकसान होगा, उन्होंने अपनी ही पार्टी को वर्कर्स को अपनी ही पार्टी के लीडर्स के खिलाफ कर दिया। उन्होंने स्टेटमेंट ऐसे दिए, उन्होंने उनके बाहर उनकी जो बहनें थी वो जब उनको मौका इख्तियार किया और पार्टी के अंदर इससे लगा कि इख्तिलाफात हो रहे हैं, फिर जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो जब वो मुज़ाकरात कर रहे होते थे तो उनको मुज़ाकरात से जब कुछ ही मिलता था तो उनको डिस्क्रेडिट कर दिया जाता था। जैसे ही अपने तौर पर अली अमीन गंडापुर या आलम स्वाति साहब या और जितने लोग हैं वो सारे लोग गौहर साहब की मुलाकातें हुई या बाकी लोगों की, तो ये वो चीज थी कि जिससे सोशल मीडिया जो था, जिसके अब खान साहब खुद उसके कैप्टिव है। पहले वो सोशल मीडिया उनके लिए बहुत गैर मामूली उनका एक कमाल था कि उन्होंने इतना गैर मामूली सोशल मीडिया क्रिएट किया हुआ था जिसके जरिए वो बहुत सारे लोगों के ऊपर हर तरह का जायज नाजायज प्रेशर डाल रहे थे। अब सोशल मीडिया के अपने प्रेशर में खान साहब का अपना नैरेटिव भी उसी फंस कर किया, और सोशल मीडिया के साथ उन्होंने वर्कर जो है वो आप जो क्यों लेते हैं या जो उनका नजरिया पनपता है या उनका जो बयानिया पब्लिक में डिस्कस करते हैं वो सारा अपने सोशल मीडिया से झूठ सच लेते हैं। अब उस सोशल मीडिया ने ही इनके सारी लीडरशिप को जो है इर्रेलेवेंट बना कर रख दिया है। तो वो तो खान साहब को फिक्र की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, बड़ी अहम आपने बात की, आई एम सॉरी टू कट यू। आपने कहा कि सोशल मीडिया ने उनकी लीडरशिप को इररेलेवेंट करके रख दिया, लेकिन कल तो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जनाब सारी पार्टी वर्कर ये ट्वीट को रीट्वीट करें। खान साहब को पहली दफ़ा कहना पड़ गया है कि सारे लोग इसको रीट्वीट करें। एक तो ये वजह है कि बहुत सारे पार्टी के लीडर, एमएनए और सेनेटर्स और बड़े ओहदेदार खान साहब के इतने एक्सप्लोसिव ट्वीट्स हैं, वो ट्वीट्स को रीट्वीट्स एक तो इस वजह से भी नहीं करते कि खान साहब तो जहाँ जेल में बैठे हैं सो बैठे हैं, हम भी जेल में जाएंगे, क्योंकि उनको साइबर क्राइम पे 2-4 दफ़ा बुलाया भी गया है। और दूसरा, उनको फील नहीं हो रहा कि मुझे भी लीडरशिप की या दीगर लोगों को इसको रीट्वीट करने की ज़रूरत है ताकि मेरा मैसेज जो है दूर तक जाए। सो खान साहब तो उनको कह रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को, तो रेलिवेंट समझते हैं कि आप रीट्वीट करेंगे तो रीच भी बढ़ेगी और लोगों तक मेरा मैसेज भी जाएगा। सर मैंने जो बात की, मेरे ख्याल अब 2 चीज़ों को मैं दोबारा अलग कर देता हूँ। जो इर्रेलेवेंट किया उन्होंने अपनी ही लीडरशिप को, यानी कि खान साहब की नहीं, गौर साहब है, अली अमीन गंडापुर है, ये रेलेवेंट हो गया तहरीक इंसाफ के अंदर। इनकी जीरो सपोर्ट मौजूद है पार्टी वर्कर्स के अंदर। आप चले जाए आम आदमी से जो आपका ज्यादा उन तक रसाई है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तक, आप मुझे पूछ रहे I hate to interrupt you, sir. I hate to interrupt you, भाई, ये मेरे नाराज ना होइएगा। तो बैरिस्टर गौहर साहब की और क्या क्वालिफिकेशन थी? यही तो क्वालिफिकेशन थी कि छोटी सी बात सर, इसमें छोटी सी बात, यही तो क्वालिफिकेशन थी कि उनको तो वर्कर जानते नहीं है। जुमा तो 8 दिन हुए, साल ही नहीं हुआ उनको पार्टी, उनकी कहाँ से ये कंस्टिट्यूएंसी थी, उनके कहाँ पे फैन क्लब थे, उनके लोग थे कि वो तो पहले भी नहीं थे सर। हम एक और इसलिए खान साहब ने उनको चुना था कि इसके तो आगे पीछे कोई नहीं है, इस गरीब के लिहाज इसी को बना देते हैं, कल को पार्टी टेक ओवर नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं चुना था उन्होंने, इसलिए चुना था कि एस्टैब्लिशमेंट कोई के साथ वो टकराव नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट उनको रास्ता दे और वो तहरीक इंसाफ की ऐसी क़यादत दें जिससे एस्टैब्लिशमेंट जो है
कंफर्टेबल हो उनका मुज़ाकरात करें। एक ये भी कहते हैं कि अली जफर को बनाया था सर, पहले अली जफर को बनाया था, अली जफर के घर वाले नहीं माने थे कि भाई साहब आप रहने थे, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारा काम चल रहा है, बड़ी इज्जत से घरों में रह रहे हैं, आप क्यों जाके एक नया फड्डा ले रहे हैं। तो अली जफर साहब जो है वो पीछे हट गए, तो उसके बाद उन्होंने इनको बनाया था। हम असल वजूद हल जाएंगे, मैं भी उसमें कमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन चाहे अली जफर हो चाहे गौर हो, कुछ फर्क नहीं इन सारों में। एक्सेप्शन के लिहाज से ये वो लोग हैं कि जिनको सहूलतकार आप कह सकते हैं। इन्होंने आजम स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिया है, अली अमीन गंडापुर साहब कई दफा जो है मलफूफ अंदाज में गौर साहब बता चुके हैं, अली जफर साहब कह चुके हैं, तो मैंने जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के हम जब कुछ करते हैं तो पीछे से जो बहने या सख्त बयानियां दे देते हैं। फिर एक और चीज है कि मफामती बयानियां तो इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत को आगे बढ़ाए और उसी मफामती बयानी के ऊपर वो जदोकोब हो रहे हैं अपने वर्कर के हाथों। ये बहस ही कुछ और है, और अपने जो उनकी बहनें हैं वो मुखालफती बयानियां को चला रही है, जो कि मुखालफती बयानियां जो है सोशल मीडिया की आंखों का तार है, वर्कर्स ने उसको सारे आंखों पर बिठाए हुए है। तो ये एक ऐसी चीज है, मैं तो सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ, जो मुख्तसरन दो बातें कर ले ताकि ये टॉपिक कंक्लूड हो जाए कि खान साहब ने जब देखा है कि उनको खातर ख्वाह 2 साल के अंदर रिजल्ट उनकी क़यादत नहीं दे सकी, तो उन्होंने अब वर्कर का प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, वो सोशल मीडिया का प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, वो ट्वीट्स का प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि उनका ख्याल है कि जी मैं उनको बताऊं कि जी वर्कर जो है ये, और बिल्कुल सही किया उन्होंने, ये बताया उनको कि भाई ये जो वर्कर जो है ना, ये मोहताज नहीं है कि अगर अली अमीन गंडापुर आपके साथ बैठ के कोर कमांडर हाउस में जाके चाय पी के मुज़ाकरात करेगा और उसके प्रोटोकॉल के साथ फिरेगा। या सारों ने बड़ी बड़ी पोजीशन ले रखी है कमेटियों के अंदर सारा कुछ। जी नाज़रीन, न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीली गुफ्तगू हो रही है इनसे कि क्या किस तरफ जो है वो सियासी हालात जा रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वहाँ हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। गंडापुर साहब ने पिछले हफ्ते कहा है, 2-3 हफ्ते पहले, उन्होंने कहा भाई खान साहब का जो मसला है ये मेरे पे स्केल से ऊपर का काम है, ये खान साहब और फौज बरह रास्त बैठ के मामला हल कर सकते हैं, मैं तो दरमियान में नो बॉडी हूँ। ये उन्होंने खुद कहा है कि मेरी तनख्वाह जो है या मेरा पैकेज है ये उससे ऊपर की अथॉरिटी है, मेरा काम नहीं है। तो गंडापुर साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए कि खान साहब भी नहीं मानते, अपनी शराय से पीछे नहीं जाते, फौज भी नहीं जाती। सर लेकिन में आया ना ये गंडापुर साहब का, ये जब 1.5 साल पहले वज़ीर आला बने थे और पर्दे सामने आए थे, तब ये बात नहीं थी। ये उसी मरले ये एक बतदरीज इस जगह तक पहुंचे हैं जिसमें उन्होंने कहा जी कि, और ये बता रहे हैं कि भाई मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता। और खान साहब ने भी पिछले 2-3 महीनों से तबले जंग, बल्कि 5-6 महीनों से आखिरी मौके पे 3-4 महीने पहले एक दफा थोड़ा सा आया था कि जी शायद अब आखिरी खान साहब हमेशा प्रेशर देते हैं कि जल्दी जल्दी मेरे साथ मुहम्मद करो जिन्होंने करनी है, मगर मैं बहुत इंतहाई कदम इख्तियार कर लूंगा। और क्योंकि सियासी समझ बूझ उनके पास नहीं है, और ये मेरा ख्याल है हमारी मुक्तदर की बड़ी एक सहूलत है कि खान साहब सारी बहुत सी चीजें उनकी स्ट्रेंथ है और एक कुछ वीकनेसेस हैं जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उनके बिल्कुल वो डिवाइड है, उसे बिल्कुल बेरेफ्ट है। तो अब इस सूरत में मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि इस गंडापुर वगैरह का जो लहजा है ये मुदाफियाना है, ये अपोलोजेटिक है, ये आपकी जैसे सफाई दे रहे हैं। ये देखो सियासत के अंदर 2 चीजें होती हैं, कतई नजर से कि आप कमजोर सियासत कर रहे हैं या मजबूत, कतई नजर से कि आप वीक बयानियों को लेकर जा रहे हैं या मजबूत को, या आपको उसकी वजाहत कर रहे होते हैं, या आप अग्रेसिवली कर रहे होते हैं, या आप उसको डिफेंसिवली कर रहे होते हैं। ये मैं कहता हूं कि हैफ है कि जब आप सियासत के अंदर मुदाफियाना रवैये के साथ आए, आप अपोलोजेटिक हो क्या। अब क्या किया उन्होंने कि आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया उन्होंने, वो बेचारे अपनी सफाइयां देते रहे कि मैं खुदा को आज जाने कह दूं, कुरान पकड़े कह दूं कि मुझे ये काम खान साहब ने मेरे ऊपर लगाया होता कि मैं मुफाहमत करूं। अली अमीन गंडापुर यही कह रहे हैं कि भाई मुझे, फिर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तरीक इंसाफ ने जो प्रोपेगेंडा उनके सोशल मीडिया ने अपनी लीडरशिप, तरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ किया है, और जिस तरीके से किसको नुकसान हुआ है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये लीडरशिप के खिलाफ खान साहब जो है ना वो अपने वर्कर को भी अनलीश करते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं, उनके खिलाफ मतलब ट्रोलिंग भी होती है, कैंपेन्स, अपने जो टॉप लीडरशिप है, आपने ठीक बात पॉइंट आउट हुई। इसका फायदा किसको होता है जब वो अपने ही लगाए हुए अपने ही लोगों को टारगेट करते हैं, खुद भी करते हैं, बाकी लोगों से भी करते हैं, आते जाते बाकी से चपेड़े भी मरवा लेते हैं। उनको चपेड़े से मुराद ज़बानी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको किसको नुकसान या फायदा होता है? एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान होता है, या शहबाज शरीफ को, मरियम साहिबा को, नवाज शरीफ, किसको नुकसान होता है? या खान साहब की अपनी पार्टी को हो रहे थे जब उनकी पार्टी के अपने लोगों को डिमीन करवा रहे होते हैं, उनके इंसल्ट हो रही होती है, उनको गालियां पड़ रही होती है, बला बला उन पे तबरे पढ़े जा रहे होते हैं। हु इज द बेनिफिशियरी सर?
जो है ना ये जो पॉपुलर लीडर होते हैं ना, इनके नजदीक बाकी लीडरों की किसी की कोई इज्जत नहीं होती। इससे पहले मैंने एक देखा है जुल्फिकार भुट्टो, पॉपुलिस्ट, आप कहना चाहते पॉपुलिस्ट, जो पॉपुलर लीडर्स हैं, एक सर पॉपुलर होते हैं, पॉपुलिस्ट होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलिस्ट लीडर। दोनों का लेना, मैं पॉपुलिस्ट जितने लीडर है ना, ये इनके अंदर एक बड़ी एक होती है, ये कभी भी एरोगेंट के नहीं, इनके अंदर हुबरस आ जाती है, एक खब्त अजमत होता है। ये फिर अपने स्क्रीमी साथियों को, शामिल कुरैशी को कितनी दफा इमरान खान टीवी का जलसों में, भुट्टो साहब इससे क्वेश्चन है जी, क्या है यार तुम्हारी आते खिला, ये जाम सादिक साहब का मिजाज नहीं बेचना, बाकी सारा भेज दो कराची। यानी कि इस तरह की टोन भी ज्यादा, इसको तो मैंने सोने मुंडे की तरह रखा हुआ है। वो बड़े, और कई दफा तो जय रहीम जैसों को तूने फेंटा भी डलवा दिया, अपने सीनियर वजीर को, पार्टी जनरल सेक्रेटरी को भुट्टो ने जद्दो को करवा दिया है। आपके सारे इल्म में होगा, आप किताबें पढ़ रखी होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनके नजदीक अपने लीडरों की कोई इज्जत नहीं है। इनको क्या होता है जी कि लोग जो है ना, उनके ऊपर वो एक जिसमें कल्ट बन के फिर रहे होते हैं। इतना अंधा यकीन है कि आपने देखा है कि इमरान खान साहब और बनकर जो है, उनके दरमियान में एक बाल भी हायल नहीं है। का ये अब होता क्या है जी कि देखो, मुझे यूं लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, अब इस नई हकीकतों के अंदर, जब इमरान खान साहब ने अपने लीडरों को 4-5 महीने पहले से डिस्क्रेडिट शुरू किया, उन्होंने नई चीज शुरू की है। और मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसके ऊपर मैं कल कॉलम में लिख दूंगा, अब आपके प्रोग्राम में तो जगह है नहीं, कि वो अब फिर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के चक्कर में होंगे। इन्हीं, वो कहते हैं ना कि सरोवर बाग में आजाद किया पापा गिल भी, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आजादी को टू कर ले। तो वो मेरा ख्याल है इसी में उन्होंने देखा, फिर स्पेस बन गई। मैंने पिछले कॉलम में मिसाल दी न्याजी साहब। जी न्याजी साहब, इसमें मैं आपसे, ये आप नए प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, डिटेल जाहिर है आप अपने कॉलम में लिखेंगे, हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा, इससे पहले आप बात कर रहे थे कोई मौजू जो है वो हुकूमत का तो होता नहीं है जो नजर आए टीवी पे, न्यूज में, सोशल मीडिया पे, लेकिन एक मौजू होता है जब दोनों भाई मिलते हैं तो जरूर वो मौजूए बहस बन जाता है। पहले भी मरी में मीटिंग हुई, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, सबने बातें करना शुरू कर दी, समथिंग कुकिंग। फिर अब लंदन में कहा जा रहा है कि कोई लंदन मीटिंग जो है वो होने जा रही है। मियां साहब ऑलरेडी लंदन में है, शहबाज शरीफ साहब का भी प्लान है कि वो लंदन जाएंगे। तो हुकूमत वैसे तो कंफर्टेबल नजर आ रही है, लेकिन फिर इस मीटिंग को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखिए जी, हमने क्योंकि और कुछ नहीं मिलता, तो कुछ मेरा ख्याल है कि एक कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और उस इश्यू के इनको भी इम्पोर्टेंस गेन तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है, वो किसी चीज को हाईलाइट करके उसमें से एक चीज नुक्ता डाल देते हैं। मरी के दौरान सोचा कि जी ये तो वहां पे आसिम मुनीर साहब भी थे, और उनको इस वक्त पूरा उनका सोशल मीडिया फील्ड मार्शल साहब की जो 29 नवंबर तक की तक रहना है, या उन्होंने 2025 में रिटायर होना है, या 2027 में आना है, जाके हर एक को क्लैरिटी है। लेकिन तरीके साहब को सोशल मीडिया जो है भरपूर तरीके से इसमें उसी तक कंफ्यूजन फैला रहा है, जिस तरीके से उन्होंने 2022 के अंदर जनाब आसिम मुनीर साहब को रिटायर करने के लिए तन मन धन लगा दिया था कि ये तो रिटायर हो जाएंगे 25-26 नवंबर को 2022 को। तो मेरा ख्याल है कि लंदन प्लान ये कोई अहमियत नहीं है, और जाहिर है कुछ बातें इंपॉर्टेंट होगी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि लम्हा फिक्रिया जरूर है नवाज शरीफ साहब के लिए, तो इनकी सियासत को स्पेस नहीं मिल रही। तो ये नहीं है कि उनको खाम तकरीरें शुरू कर दें, देखो कोई वजह होनी चाहिए। अच्छा सर जी, लास्ट क्वेश्चन सर, न्याजी साहब लास्ट क्वेश्चन। आपने स्टार्ट में जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं, जब खान साहब इस तरह ट्वीट्स करते हैं या एक फाइटिंग मोड में रहते हैं, वो नर्वस होते होंगे या वो घबराते भी होंगे कि देखें खान साहब इज़ नॉट कमिंग स्लो। उसमें साफ ज़रा उनके मेजर तो वही हैं, उसमें जनाब आसिम मुनीर साहब हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, ये मेन ही है ना जो इस वक्त सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं दुनिया के 3 बड़े ममालिक हैं जो मैटर करते हैं पाकिस्तान के लिए, अमेरिकन, सऊदीज़ एंड चाइनीज़, वो तो उन्होंने गले लगाया हुआ है। उन्होंने मतलब आर्मी चीफ वहाँ पे जाके उसमें वाइट हाउस में उस पर लंच करके आते हैं। आज वहाँ सऊदी अरब में उनको F-16 उन तैयारियों के साथ है, कितना बड़ा उनका वेलकम किया गया। चाइना में जाते हैं तो आर्मी चीफ से, प्राइम मिनिस्टर से, चाइनीज़ वहाँ शी पेंग साहब जो हैं वो मिलते हैं। तो उनको क्या इससे डिस्टर्बेंस होने के, खान साहब क्या ट्वीट्स कर रहे हैं, क्या ट्रोलिंग हो रही है, उनके वर्कर क्या कह रहे हैं, मतलब दुनिया भर की जो पावर्स हैं
वो तो एम्ब्रेस कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं, F-16 है, बला बला कंपनी के प्रोटोकॉल, वहाँ पे मार्चेस वगैरह, एवरीथिंग सर। उनको क्या फर्क पड़ रहा है इससे सर? असल में अब क्या किस चीज को अपने फिर इसको खिला रही है। मैं तो ब्रीफली मुख्तसर सर जवाब चाहिए आपका। देखिए इस वक्त उस चीज को पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो यह है कि जो फौज है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, वो उनके ये ख्वाहिश जरूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर उनकी बेतौकीरी ना हो। आम पब्लिक के अंदर जो हम गुफ्तगू करते हैं या हम सुनते हैं, वो इस समझते ये नहीं होनी चाहिए खिलाफ। अगर ये बहुत भरपूर तरीके से हो रही है तो ये उनकी लम्हा फिक्रियत भी है। नहीं आपको लगता नहीं है न्यू नॉर्मल सर? मैं नहीं, आप पे भी नहीं सब तनकीद होती थी, मुझ पे भी होती, शुरू में तो बड़ी मुश्किल लगती थी, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा। आप समझ नहीं रहे 3 साल से अब फौज भी इस न्यू नॉर्मल का वो हो गई, आदि हो गई, हम पे तनकीद होगी, आप और मैं भी हो गए ऐसा ऐसा सर। पहलगाम ने अब नॉर्मल का लफ्ज बड़ा उसको आम कर दिया, न्यू नॉर्मल सर, न्यू नॉर्मल। वही नहीं मैं कह, न्यू नॉर्मल जो है उसको पहलगाम के बाद ये भी आ गया है। तो ये जो इसमें देखिए मैं ये बताऊं आपको कि मेरी आपकी शहबाज शरीफ की ये हम और की माइंड सेट है कि हमारी बड़ी ट्रोलिंग होती है जी, जरदारी साहब को बड़ी गाली पड़ती है, सियासतदानों का और मसला होता है। आप इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो जुडिशरी को, चाहे वो फौज को, उसे कहेंगे जी या कोई भी हो कि अवामुन्नास आपके खिलाफ है और उनके असरात ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आप देखते हैं, उनके असरात हर जगह पहुंचे हुए हैं। ये जो राय होती है ना, ये फिर हर जगह ट्रैवल करती है, जितने सुई इंस्टीट्यूशन है वहां तक पहुंचती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप ठंडे पेट बर्दाश्त करें, जबकि आपके मुल्क में बलूचिस्तान के अपने मसाइल हैं, केपी के अपने मसाइल हैं। तो इसके ध्यान में रखें कि कोई भी पाकिस्तान की फौज होगी, उसकी दिल्ली ख्वाहिश होगी कि जिन लोगों के लिए वो जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, वो लोग उनके ऊपर एतमाद रखें और उनकी तस्दीक ना करें, उनके साथ मजाक न, अपनी निजी महफिलों में उनकी तारीफ करें। अगर ये हो रही होती तो उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो उनको फिक्र करनी चाहिए। और अगर उनको ये पता ही नहीं है कि नहीं हो रही तो फिर एहसास ज़िया नहीं है, फिर ये और एक और जो है फिक्र की बात है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया न्याजी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बता रहे थे, सियासी मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आबी वसाइल कमेटी का जो है वो इजलास था, इसमें क्या क्या इंकशाफात किए गए, क्या ऐसी बातें की गई कि कौमी असम्बली आबी वसाइल कमेटी के अरकान ने महकमा मौसमियात की ब्रीफिंग पे जो है वो हैरान रह गए। क्या ब्रीफिंग दी गई, किस तरह की वार्निंग अप्रैल में दोनों महीनों में दी गई थी सैलाब के हवाले से, फिर क्या हुआ? क्लासर साहब आप वहाँ पे मौजूद थे, व्हाट एक्चुअली हैपेंड? मैं भी था और इमरान मगराना साहब भी मौजूद थे। 2 मीटिंग्स थी, एक तो वहाँ से पहले इसका आबी वसाइल वाली मीटिंग थी, बड़ी अहम थी, आज वहाँ ब्रीफिंग होनी थी, महकमा मौसमियात ने देनी थी, बाकी जो वाटर रिसोर्स की मिनिस्ट्री है उन्होंने देनी थी। अच्छा फ्लड्स वगैरह पे देनी थी जो इस वक्त चल रहे हैं मुल्क में। तो आई वेंट देयर, 2 बजे वो थी, तो वहाँ से मैं निकला कोई, तो उसके बाद ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी, जेली कमेटी तारिक फजल चौधरी साहब उसको चेयर कर रहे थे। वहाँ पे पता चल दोनों साइड्स पे बम शेल थे, उधर भी ऊपर 2 बजे भी बम शेल थे और माशाल्लाह जब PSC में वहाँ भी थे। वहाँ पे तो मैं आता हूँ जो DG उन्होंने महकमा मौसमियात ने चीज़ें बताई हैं, उसके बाद मतलब है एक डिप्रेशन, थोड़ा सा लफ्ज़ है, छोटा सा लफ्ज़ है डिप्रेशन जो है, जो मुझे फील हुआ वहाँ पे। हालांकि हम जर्नलिस्ट भी, हम कसाई की तरह हम भी ऐसा इम्यून होना शुरू हो जाते हैं जो, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ हो जाता है कि आपको एक डिप्रेशन फील होता है, वहाँ बैठो हेल्पलेसनेस फील होती है, इनकम्पिटेंसी देख के, केयरलेस एटीट्यूड देख के, डैम केयर एटीट्यूड देख के, ब्यूरोक्रेसी का, बड़े बड़े लोगों का। एक तो मुबारकबाद देनी थी आपको कि आज फेडरल फ्लड कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अत्तर हमीद साहब जो है ना, वो नमूदार हो गए, मंजर आम पे आ गए हैं, कौम को मुबारक हो। 550 रुपया वो खर्च कर चुके, 1 महीने से सैलाब इस मुल्क में तबाहियां फेर रहा है। अत्तर हमीद साहब का नाम ही नहीं पता था लोगों को, ना फ्लड कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पता था ये एग्जिस्ट करता है। आज वो अपने को हवा लगवाने के लिए अपने दफ्तर से उठ के पार्लियामेंट तक गए हैं, इस्लामाबाद से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आपने कहीं पे उनको फील्ड में नहीं देखा होगा, जिसका काम ही ये था कि फ्लड्स के दिनों में आपने चीजें मैनेज करनी है, बंद बन रहे हैं, स्पर बन रहे हैं, चीजें बन रही हैं। अत्तर हमीद साहब कहीं नजर नहीं है, बड़ी मेहरबानी कमेटी की, आज उनकी वजह से उनके दीदार हो गया, उनको देख लिया और इंतहाई नलायकाना किस्म की उन्होंने ब्रीफिंग दी है। मुझे हैरानी हुई है कि कितनी बड़ी टॉप पोजीशंस पे कितने नलायक लोग जो है ना हमने बिठाए, उनसे ब्रीफिंग तक नहीं दी जा रही थी। हार्डली उन्होंने 2-3 मिनट बात की होगी और ना मेम्बरान ने उनसे कोई सवाल जवाब किए। मुझे है कि मेम्बरान से फिर मुझे बैन कर देंगे तो हर कमेटी में जाऊंगा, फड्डे लूंगा तो फिर किसी दिन मुझे उठा के बाहर फेंकेंगे। माजरत के साथ 1-2 मेम्बरान के अलावा कोई तैयारी करके भी नहीं बैठा था। मतलब उससे, और दूसरे जो चेयरमैन है कमेटी के, इसके आबी कमेटी के,
वो मोस्ट ऑफ 70-80% तो खुद बोलते रहते हैं वो, नो ऑफेंसेस टू हिम। वो भाई वो उनको बोलने दें, कोई जो लोग जिनको बुलाया हुआ है जरा उनको बोलने दें, उनसे सवालात करें, वो सवालात भी खुद करते हैं, जवाबात भी खुद देते हैं। ये वहद कमेटी उसकी यही है, कोई अतीक साहब है मेरा ख्याल है, अच्छे काबिल आदमी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो काबिल इंसान है, सब कुछ है, कि भाई साहब वो खुद सवाल करते हैं, खुद उसका जवाब देते हैं। मेंबर भी सवाल करे तो भी वो जवाब वो देते हैं, मिनिस्ट्री को जहमत नहीं करते कि आप भी जवाब दे दें। इतने किसी से जवाब की उम्मीद ही नहीं है, या वो खुद काबिल आदमी, वन मैन आर्मी है और वो इंजीनियर है, लिहाजा उनको सब कुछ पता है माशाल्लाह। वो फिर इसके बाद तो अच्छा, वो उसके बाद शाहजहां मरी साहब बड़े अच्छे सवालात वो लेकर आती है, मुनव्वर तालपुर साहब वगैरह। सो इस तरह के और भी कुछ लोगों ने सवालात किए, लेकिन जो मेरा ख्याल है जिस तरह की लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग होनी चाहिए थी आफ्टर दिस डिजास्टर, जो आपके खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, पंजाब में हुई है, साउथ में हुई है, अब सिंध में हो रही है, वो लेवल ऑफ तैयारी नहीं था MNAs का। न उन्होंने उनको कोई ऐसा सच उनको ज्यादा मुश्किल में नहीं डाला जो वहां पे डिजास्टर, जो उनकी इनकम्पिटेंसी और नलायकी के सामने आई है, जो मैं बताता हूं। नीचे में आया जब कमेटी में ऊपर से थोड़ा सा डिप्रेस हो के वहां से सुन के वो मैं बताता हूं आपको चीजें, तो नीचे पता चला 72,000 पासपोर्ट इस मुल्क में चोरी हुए थे 1994 से लेकर 2004 तक। 72,000 पासपोर्ट चोरी हुए और 25 आपके रीजनल जो पासपोर्ट ये ऑफिस हैं वहां से चोरी हुए। रोज के तकरीबन वो कहते हैं 7-8 के करीब जो है ना आपके पासपोर्ट चोरी हो रहे थे। और किन को जा रहे थे? अफगानों को जा रहे थे। जो आप सुनते थे ना सऊदी अरेबिया में आज इतने लोगों को गले पाकिस्तानी को काटे गए, फलानी जगह पे पाकिस्तानी इलीगल होते हुए पकड़े गए, ये हो गए। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कहते हैं अफगानी थे। नहीं मस्त है, तारिक फजल चौधरी साहब ने आज बड़ी अच्छी उन्होंने कमेटी चलाई और बड़े ही क्विक डिसीजन मेकर, मैंने उनको बड़े अरसे बाद को देखा कमेटी चेयरमैन जो बड़े अच्छे तेज फैसले करते, जेली कमेटी का था। तो वहां पे एक और आप देखें 72,000 चोरी करके लिए गए, रॉबरीज हो गई, थेफ्ट हो गई, इस मुल्क की आइडेंटिटी चोरी हो गई, शनाख्ती कार्ड चोरी हो गए। जो एलियन से गैर मुल्की थे उन्होंने बनवा के दुनिया भर में निकल गए और बदनामियां पाकिस्तानों की हुई हैं कि जनाब इनका क्योंकि हमारा पासपोर्ट था। खैर वो डीजी पासपोर्ट ने कहा हम उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो हमने फलां कर दिया, वट एवर कर दिया। तो खुदा का खौफ करें, इस मुल्क में 72,000 पासपोर्ट चोरी हो गया और 10 साल तक ये सिलसिला चलता रहा है। उसके बाद जब ये मशीन रीडेबल पासपोर्ट आए हैं तो फिर उन्होंने नई टेक्निकल नई ये जो भी चीजें थी उन्होंने की। मैं आपको बता रहा हूँ इस मुल्क की बर्बादी देखें। आपका क्या ख्याल है? चोरी ऐसे हो जाते हैं? तो चोरों को साथ को मिल गया होगा ना तो चोरी हुई होगी वहां पे। खैर दैट्स अनदर स्टोरी, मैं उसके बाद में आता हूं। मैं कमिंग बैक टू आपकी कमेटी में उसमें आता हूं, जरा वो मजे की चीज है। वहां पे जनाब वो सुनते रहे, बड़े बड़े अफसरान आए हुए थे, नन ऑफ देम वाज कन्विंसिंग, आई मस्ट से। वो इधर हुआ वो हुआ, टेक्निकल चीजों में उन्होंने घुमाया रखा। मतलब ब्यूरोक्रेसी को घुमाने का फन बड़ा आता है, उंगली पे घुमाते हैं और बाज़ दफा MNAs घूमते भी रहते हैं। लेकिन जो डीजी वहां पे बैठे हुए, तो मैं इसके में ये मेट ऑफिस के या डीजी मौसमियात, उन्होंने बम शेल छोड़े 2-4 और बड़ा उन्होंने अच्छी मेरा ब्रीफिंग। अगर मैं किसी से उस पूरी मीटिंग में मुतासिर हुआ हूं ना तो मैं उन्हीं से डीजी उनसे हुआ हूं, मैं महकमा मौसमियात से। अगर उन पर भी 2-4 सवालात उठाए शाहजहां मरी साहब ने, बाकी उन्होंने कहा आपकी पेशीन गोयां ठीक नहीं होती, फलां नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। एक दिन कहते हैं बारिश आएगी, नहीं आती, हम छतरियां रह के निकलते हैं तो जनाब कोई पानी की बूंद है। जिस दिन हम समझते हैं आज आसमान खुला होगा तो उस दिन क्लाउड बस्ट हो जाते हैं। इस तरह की बातें तो हुई और पता यह चला कि महकमा मौसमियात के 2400 मुलाजमीन है, 4 अरब का उनका वो बजट है। अच्छा, जनाब पूरे मुल्क में 120 के करीब उनके दफातर हैं। सो उनका ये कहना था, जो दावा था उनका, जो लगता है ठीक था, कि हम ग्राउंड से हम वो चीजें देखते हैं, हमारे पास इतना स्टाफ है, डाटा है, दफातर हैं कि हमें एक एक चीज का मैनुअली तौर पर भी पता है, ऊपर से भी पता है। लिहाजा हमारी पेशीन गोया अगेन वो इतनी बुरी भी नहीं है जितना आप कह रहे हैं। अच्छा। असल जो बात बताई उन्होंने, कमिंग टू द पॉइंट, उन्होंने कहा जनाब हम हर साल बैठते हैं मूनसून से पहले। दुनिया में 8 ममालिक हैं जहां मूनसून होते हैं, 8 या 10 हैं, तो पाकिस्तान भी शामिल। हमने अपना ग्रुप बनाया हुआ, फिर अपनी अपनी फाइंडिंग हम शेयर करते हैं कि आपके मुल्क में मूनसून कितना आएगा, कैसे आएगा। इंटरेस्टिंग। यस, उन्होंने कहा हमने जनाब इस साल अप्रैल में 80 के करीब हमने वो बुला लिए थे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं, जिनका इनसे डायरेक्ट इससे कनेक्ट है या कनेक्शन है, इससे आपके मौसमियात से पेशीन को ही उसे। अच्छा। हमने 29 अप्रैल को बता दिया था कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ्लड आ रहा है, हमें कि ये मैनेज करें। अल्लाह आपका भला करे। मैनेज तो ब्यूरोक्रेसी ने करना था, फ्लड कमिश्नर पाकिस्तान ने करना था, जिसके चेयरमैन साहब आज हवा निकालने के लिए बाहर निकले। हवा से मुराद हवा खाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा तरोताजा करने के लिए, या सूबाई हुकूमतों ने करना था। उन्होंने सूबाई हुकूमतों को बताया, नेशनल में बताया, NDMA का इन्होंने क्या काम, इन्होंने 2 बंदे रख लिए हैं। अच्छा। महकमा मौसमियात के नाम पे कि ये हमें बताया करेंगे, इन्होंने कोई सबलेट किया या कोई कंट्रैक्ट जो कि मौसम का सैटेलाइट वगैरह से हमें पता कर ये बताएंगे। यस। और महकमा मौसमियात क्या बताएगा? वो अपना काम पे लगा हुआ, अपने पे लगे हुए। वो कह रहे हैं जनाब बहुत बड़ा सीरियस किस्म का फ्लड आ रहा है, बारिशें आ रही है, तबाही हो गई। वो कहते कुछ नहीं हो रहा, NDMA कह रहा है कुछ नहीं हो रहा। दोनों को बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट, अवाम डूब गई है।
अवाम डूब गई है। हाँ। वो कहते हैं कि हमने इनको जनाब बताना शुरू किया, एक को बताया, हमारी अगर कोई बात नहीं सुनता, अब यहाँ पे रोल आता है कि आपने इतने पैसे दे के अवाम ने डूबना है, बेचारे गरीब लोग डूबे हैं। मतलब डिजास्टर आनी थी, ये नहीं नेचुरल थी। मान लिया बारिश आप नहीं रोक सकते, मानसून आप नहीं रोक सकते, वो तो उसको वो क्या कहते हैं ये तो, लेकिन आप स्टेप्स तो ले सकते थे। मानसून की बारिशों की वजह से ही, तारीखी तौर पर बताऊं, हिंदुस्तान में जो यहाँ पे हुमायूं को शिकस्त हुई थी, मुगलों को जो शेरशाह सूरी ने दी थी, फेयर इनफ, उसमें मानसून की बारिशों का बड़ा रोल था। मानसून की बारिशों के मुगल एम्पायर जो है या एम्परर फौजी तैयार ही नहीं थे, रेडी नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि इस खित्ते में इतनी बारिशें होती। सो वन ऑफ द रीजंस वाज कि हुमायूं की फौज को ये भी मतलब बीट किया गया था। आपका सवाल यह है कि आपको बता रहे हैं, 80 लोगों को बुलाया हुआ है, सूबाई में और फेडरल हुकूमत को बुलाया, ब्यूरोक्रेट्स को बताया, उन्होंने चीजें भेजी हुई हैं, और आपको कोई मतलब कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई वजीर आला, वजीर आजम, किसी को परवाह नहीं है। हर कोई तनख्वाहें ले रहा है, पैसे ले रहा है। आपको मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अगस्त में चलने लगा, अगस्त सितंबर, आपको 5 महीने पहले की वार्निंग दी जा रही है, बताया जा रहा है कि इस साल बहुत बड़े फ्लड्स आ रहे हैं और इंडिया में भी आ रहे हैं जो आपको आके हिट करेंगे। आपको परवाह नहीं है। आज भी वही बैठे हुए हैं, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे वजीर आजम साहब बादशाह वो ले रहे हैं, सलामियां ले रहे हैं, सदर साहब बादशाह चाइना बैठे हुए हैं, मजे लगे हुए हैं, लंबे दौरे। यहाँ पे ये हो रही है कि अरबों रुपए जिनको आप दे रहे हैं वो सीरियस एनडीए में कह रहे हैं मसले कोई नहीं है, नो वरीज, और वो बता रहे हैं उसमें और बहुत सारी बातें कि इन्होंने उनको बोलने ही नहीं दिया। अच्छा, महकमा मौसमियात के डीजी को बोलने ही नहीं दिया। वो बोलने देते, मुझे अच्छे बंदे लगे हैं, मेरी रीडिंग है, अच्छे लगे हैं, अपने काम आता था, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से बात की, किसी के दबाव में आए बगैर किए। लेकिन वो बातें, इनको तो इस पर रोला डालना चाहिए था, एमएनएस को, एमपीज को। इतनी बड़ी वो की है, उन्होंने इंकशाफ किया है, इतनी बड़ी बात बताई है कि हमें पता था। अब इसके बाद इस लोग कहते हैं मुल्क के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। मुझे बताइए इसके बाद पॉजिटिव बात क्या? एक तरफ 72,000 पासपोर्ट आपने चोरी करवा के अफगानियों को दे दिया, दूसरी तरफ जनाब ये पता चला है जनाब आप अच्छी खबरें नहीं लेकर आए, बैड मैसेंजर। दैट्स द रीजन। एक ना लास्ट कमेंट, इंग्लिश का ईडियम है ना, शूटिंग द मैसेंजर, कि जो बादशाह सलामत के लिए बुरी खबर लाता था ना, वो ऐसा कुछ नहीं। That's what you are doing कि बुरी खबरें। ओ भाई, हमारा काम बुरी खबरें लाने। We are not entertainer, we are not comedian, we are not singers। हमने लोगों को गुदगुदियां करके हंसाना नहीं है, हमने जनाब लोगों को ये खबरें देनी है। सही है जी, सही है। वेरी अनफॉर्चुनेट जी। एनडीए में जिसको तैयार रहना चाहिए था इन फ्लड्स के लिए, उन्होंने कहा कि फ्लड्स जो हैं वो कोई किसी किस्म का सैलाब नहीं आ रहा, घरों में आराम से जो है वो बैठे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात हो।